अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है एपिलेप्सी क्या चीज़ है। एपिलेप्सी या मिर्गी एक बीमारी है और आज से कई सौ साल पहले जब एपिलेप्सी की रिसर्च मौजूद नहीं थी, इसको लोगों ने बहुत से मुख्तलिफ नाम दिए। कुछ ने इसको जिन्नात कहा, कुछ ने इसको आसेब कहा, कुछ ने इसको दिमागी आर्जा कहा यानी साइकियाट्रिक डिजीज़। हालांकि एपिलेप्सी बिल्कुल अलग एक बीमारी है। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, यानी इसकी जो बीमारी है वो दिमाग से आती है। दिमाग के किसी एरिया में या मुकम्मल दिमाग में एबनॉर्मेलिटी होने की वजह से एपिलेप्सी यानी मिर्गी का मर्ज़ होता है। होता ये इस वजह से है कि एपिलेप्सी दिमाग में एबनॉर्मल करंट की वजह से होती है, क्योंकि दिमाग हमारा एक सर्किट है जिसके अंदर बहुत छोटे अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। जब उस इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो एबनॉर्मल हो जाता है और एक आम सर्किट जो कि ब्रेन के मुख्तलिफ सर्किट्स हैं उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो ऐसे दौरे को हम एपिलेप्सी कहते हैं। उससे हमारा जो नॉर्मल ब्रेन का फंक्शन है, जैसे जागना, होश में रहना, बातें करना, हाथ पांव हिलाना, चलना, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं कुछ देर के लिए, जिसे हम एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा कहते हैं। और अमूमन इस दौरे की जो मुद्दत है वो 30 सेकंड से लेकर 60 यानी 60 सेकंड तक होती है, लेकिन इससे लंबी भी हो सकती है, इससे छोटी भी हो सकती है। और आम तौर पे इसके बाद कुछ वक्फा होता है जिसके अंदर वो पेशेंट रिकवर करता है और उसके बाद फिर वो नॉर्मल हालत में आ जाता है। एपिलेप्सी मुख्तलिफ वजूहात से हो सकती है और मैं इस पर एक मुकम्मल वीडियो भी बनाऊंगा जो मुख्तलिफ वजूहात एपिलेप्सी के हैं, लेकिन मुख्तसरन एपिलेप्सी सबसे कॉमनली जेनेटिकली होती है, यानी मौरूसी तौर पे होती है। यानी पैदाइश के वक्त जब बच्चा माँ और बाप का नुत्फ़ा आपस में मिलता है तो जो उस वक्त कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसमें जिस तरह बहुत सारी अच्छी खसलतें या ट्रेट्स जो इंसान में आती हैं, जैसे अकल, शक्ल, यादाश्त, कद, उसी तरह कुछ बीमारियों की खसलतें भी बच्चे में या तो ट्रांसफ़र हो सकती हैं वालदेन से, या फिर नए कॉम्बिनेशंस बनने की वजह से नई बीमारियां उस मरीज़ के अंदर, उस बंदे के अंदर जन्म ले सकती हैं। तो एपिलेप्सी भी इसी तरह वाक़ हो सकती है और इस वजह से एपिलेप्सी वालदेन में या पिछली जो जनरेशन्स हैं इस पेशेंट की, पीछे के जो उसके आबा व अजदाद हैं उनके अंदर होना ज़रूरी नहीं है और बच्चे में एपिलेप्सी हो सकती है। अमूमन एपिलेप्सी ज़िंदगी की पहली दहाई या 7वीं और 8वीं दहाई के अंदर होती है। इसकी वजह यह है कि जो पहली दहाई में जो जेनेटिक डिजीज़ेज़ हो रही होती हैं, ब्रेन अभी तक इमेच्योर होता है, डेवलप हो रहा होता है, तो वो ज़ाहिर हो जाती हैं। और 7वीं और 8वीं दहाई में इस वजह से कि अब जो ज़िंदगी का इख्तिताम करीब होता है और उसकी वजह से जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेज़ हैं, यानी दिमाग की जो मौरूसी तौर पर कमज़ोर हो जाना बड़ी उम्र के अंदर आके, या कभी कभी कम उम्र के अंदर भी ऐसा न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो ब्रेन की सर्किटरी अफेक्ट होती है उससे एपिलेप्सी वाक़ हो सकती है। और एपिलेप्सी जो डायग्नोज करने का तरीका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो डॉक्टर का देखना है, यानी जो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एपिलेप्सी को देखते हैं, उसके दौरा सुनते हैं, या आजकल के दौर में वीडियो एपिलेप्सी के अक्सर पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स बना के ले आते हैं, वो देखते हैं। तो ये नंबर 1 तरीका है डायग्नोसिस करने का। और उसके बाद पेशेंट का मुआयना, ये फैसला करना कि कोई और वजह नहीं है इस दौरे की, जैसे ब्रेन की सर्कुलेशन वीक होना, ब्लड प्रेशर लो होना, हार्ट बीट स्लो होना या रुक जाना कुछ देर के लिए, ये सब वजूहात एपिलेप्सी के दौरे जैसा दौरा बना सकते हैं, लेकिन वो एपिलेप्सी का दौरा नहीं होता है। फिर उसके बाद कुछ टेस्ट आपके डॉक्टर साहब कर सकते हैं, जैसे MRI या CT स्कैन, या फिर एक टेस्ट होता है जिसे हम EEG कहते हैं, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, जिसमें दिमाग के ऊपर ECG की जैसी तारें लगाई जाती हैं और उससे जो दिमाग का थोड़ा सा करंट होता है उसको मेजर किया जाता है और एक ग्राफ की सूरत में प्लॉट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है कंप्यूटर पे आजकल। और उससे जो माहिर डॉक्टर साहब जो EEG पढ़ने के माहिर होते हैं, उससे देख के, उन पैटर्न्स को देख के डायग्नोसिस में पेशेंट के मदद हासिल कर सकते हैं। एपिलेप्सी की आज से 50, 60, 70 साल पहले कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं थी। इस वजह से लोगों ने इसको, किसी ने जिन्नात कहा, किसी ने इसको आसेब कहा, किसी ने इसको नफसियाती मर्ज़ कहा। फिर उसकी ट्रीटमेंट्स भी मुख्तलिफ उसी नौयत की हुआ करती थी। किसी ने उसके जो है ना जिन्नात निकलवाए, किसी ने उस पर जो है ना वो मुख्तलिफ कस्म की ट्रीटमेंट्स करवाई। लेकिन पिछले 30, 40, 50 सालों में कई ऐसी दवाएँ रिसर्च की वजह से सामने आ चुकी हैं जिससे एपिलेप्सी बेहतर तौर पे कंट्रोल हो सकती है। और आने वाले वक्तों में मुझे उम्मीद है कि और भी बेहतर मेडिसिन कम साइड इफ़ेक्ट्स वाली आती रहेंगी, ज़्यादा इफेक्टिव, जो कि एपिलेप्सी के इन दौरों को कंट्रोल करेंगी। लेकिन आजकल के दौर में भी काफ़ी अच्छा मामला मौजूद है। आपके न्यूरोलॉजिस्ट जो भी आपके घर के करीब, आपके शहर के करीब हैं, वो आपकी बीमारी को प्रॉपरली डायग्नोज करके सही ट्रीटमेंट पे आपके लगा सकते हैं। एपिलेप्सी की दवाओं के बारे में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि उसको कौन सी दवा किसी मरीज़ को लगानी है, इसका फ़ैसला उन दवाओं के नंबर 1 उसकी जो
ٹارگٹ ہے، جس طرح کے دوروں کو وہ دوا ٹارگٹ کرتی ہے، اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن بہت امپورٹنٹلی ان دواؤں کے سائڈ افیکٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ جیسے کچھ ایسی دوائیں ہیں وہ بچوں میں ہم یوز نہیں کرتے ہیں، وہ جگر کے اوپر بھاری ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسی دوائیں ہیں جو بوڑھے پیشنٹس میں، بڑی عمر کے پیشنٹس میں ہم یوز نہیں کر سکتے، وہ ان کو غنودگی دلا سکتی ہیں۔ پھر کچھ ایسی دوائیں ہیں جو کہ ہم ینگ فیمیلز یا چائلڈ بیئرنگ ایج کی فیمیلز میں یوز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ان کے پریگنینسی وغیرہ ہو جائے تو وہ دوائیں نیو بورن بیبی یا جو فیٹس ماں کے پیٹ میں ہے اس کے اوپر ایک منفی اثر ظاہر کر سکتی ہے۔ تو جو سائیڈ افیکٹس ہیں دواؤں کے، اس کا نالج ہونا آپ کے ڈاکٹر صاحب کو بہت ضروری ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ لوگ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی عارضہ ہو، جا کے کیمسٹ کی دکان پہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کو یا ہمیں یہ پرابلم ہے تو آپ کوئی نہ کوئی ہمیں دوا دے دیں۔ آف کورس ان کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ کہ یہ دوا اس بیماری کی ہے، یہ دوا اس بیماری کی ہے، لیکن یہ جو باریکیاں ہیں یہ صرف اور صرف آپ کے ڈاکٹر صاحب سمجھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی عورت کو ایسی دوا دے دیں اور اس سے اس کا دورہ کم بھی ہو جائیں یا ممکن ہے کنٹرول بھی ہو جائیں، لیکن ایسا ہو جائے کہ ان کو پریگنینسی ہو، حمل واقع ہو، اور بعد میں بچے کے اوپر اس دوا کا منفی اثر پڑے اور بچہ کمزور ذہن کا ہو، تو وہ پوری زندگی کا نقصان ہے۔ تو اگر ایسا کوئی مرض آپ کے قریب کے لوگوں میں موجود ہے تو پاکستان میں الحمدللہ ہمارے پاس گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں، تقریباً ہر بڑے شہر میں گورنمنٹ ہاسپٹلس ہوتے ہیں، چھوٹے شہروں میں بی ایچ کیوز یا ایسی چھوٹی فیسلٹیز ہیں جہاں پہ آپ ڈاکٹر صاحب سے جا کے مل سکتے ہیں، لیکن پریفریبلی آپ ایسے بڑے ہاسپٹل میں جائیں جہاں نیورولوجسٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہو، ان کو دکھائیں اور مناسب دوا اپنے مریض کے لیے تجویز کروائیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اس سے متعلق ایپیلیپسی یا مرگی سے متعلق کوئی سوالات ہیں، آپ اس کو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوالوں کے کوئی مناسب جواب دے سکیں، لیکن اگر میں جواب نہ دے سکوں تو میری طرف سے معذرت ہے۔ آپ ضرور لکھیے یا کوئی بھی کامنٹ لکھیے، اکثر اس سے کوئی انٹرسٹنگ کانورسیشن یا ڈسکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں نیچے کامنٹس میں لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو میں بہت خوش ہوتا ہوں یہ چیز دیکھ کے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر میں جواب نہ بھی دے پاؤں تو ایک کمیونٹی کی طرح لوگ آپس میں بات کر کے انفارمیشن شیئرنگ کرتے ہیں۔ ہمیشہ وہ صحیح نہیں ہوتی ہے، لوگ غلط مسلیڈ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی انجانے میں اور کبھی کبھی جان بوجھ کے، لیکن پھر بھی میری نظر میں اس سے اوور آل بینیفٹ ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں، صحت میں رکھے گا۔ مجھے بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔